आज के इस वीडियो को देखने के बाद में ये चैप्टर दोबारा पढ़ते हुए दिख मत जाना, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा ना कि तुम्हें ये पूरा चैप्टर एकदम गजब तरीके से समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे। और साथ साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस बार आ सकते हैं वो भी हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, और ये कोई रेगुलर एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है जिसमें कहानियां बता दी गई। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे एनसीईआरटी को सामने रखकर। तो क्या करना है, मैं हूं तुम्हारा नरेंद्र भैया, बस आराम से शांति से बैठ जाओ, पिक्चर की तरह इस वीडियो को देख लो। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ऐसा कंप्लीट होगा कि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर लिखा है अज्ञेय जी ने। तो देखो, अज्ञेय जी को ना हमारे जो लेखक है उनको लग रहा था कि वो लिखते क्यों हैं, क्या रीजन है कि वो इतना सब लिखते हैं। उसी सोच के बारे में उन्होंने ये पूरा चैप्टर लिख दिया। तो लग रहा होगा क्यों ही लिख दिया। खैर, अब चैप्टर लिखा जा चुका है तो आओ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो जो लेखक है वो कहते हैं कि मैं क्यों लिखता हूं। ये प्रश्न बहुत सरल सा लगता है, पर ये बहुत कठिन प्रश्न है। और फिर वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भाई कि क्या इस प्रश्न का उत्तर भी लिखा जा सकता है। लेखक को लगता है कि मैं क्यों लिखता हूं, अगर मैं इसका उत्तर लिखने लग जाऊं तो शायद वह संभव ही नहीं है, और अगर संभव भी है तो उसे पूरा लिख पाना तो एकदम असंभव है। इसी वजह से हमारे लेखक कहते हैं कि ठीक है, मेरे हिसाब से, मेरे जो पर्सपेक्टिव से मैं क्यों लिखता हूं उसका थोड़ा बहुत लाइन में लिख देता हूं, जिससे कि जो राइटर्स हैं, जो दूसरे राइटर्स हैं, उनके लिए कुछ उपयोगी ही हो जाए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं क्यों लिखता हूं, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं स्वयं जानना चाहता हूं, और शायद इस वजह से भी मैं लिख रहा होता हूं। देखो, जो कुछ आर्टिस्ट होते हैं ना, उनके अंदर क्रेविंग्स मचती है कि यार कुछ बनाना है। जैसे लेखक, कोई अच्छे लेखक होते हैं, उनके अंदर क्रेविंग्स मचती है कि नहीं कुछ लिखना है, कुछ अच्छा लिखना है। और जब तक वो क्रेविंग्स उनसे निकल नहीं जाती, जब तक वो कुछ बना नहीं देते हैं, जब तक वो कुछ अच्छा लिख नहीं लेते हैं, तब तक उनके अंदर अशांति सी मची हुई रहती है। ठीक है, तो अब लेखक ना अपने उसी अशांति के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं जब तक लिखता नहीं हूं तब तक मेरे अंदर अशांति रहती है। तो मैं उस अशांति को दूर करने के लिए ही लिख देता हूं। लिखकर मैं जानने की कोशिश करता हूं कि अशांति ये मेरे अंदर थी क्यों। समझ में आ रही है बात। जो कोई भी लेखक होता है उसके अंदर, हमारे लेखक ने लिखा है कि आंतरिक विवशता होती है, एक अंदर से एक ऐसी क्रेविंग सी होती है कुछ लिखने की। आंतरिक विवशता से ही कोई भी लेखक लिख रहा होता है, ये हमारे लेखक जी कहते हैं, अज्ञेय जी कहते हैं। वो कहते हैं कि लिखकर ही लेखक उस अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर की विवशता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। वो जो अंदर की क्रेविंग है, वो जो विवशता है, वो जो मजबूरी है लिखने की, वो तभी पता चलती है जब लेखक लिखकर उसको देखता है कि हाँ उसने क्या लिखा है, और उसी से उसको मुक्ति मिलती है। वो खुजली की जो क्रेविंग होती है वो उसी से उसकी खत्म होती है। ठीक है, अब आगे लेखक हमारे एक वर्ड बताते हैं, कृतिकार। ठीक है, कृतिकार क्या होता है, कृतिकार क्या होता है ये समझो। देखो, कृतिकार दो शब्दों से बना है, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा कृति। एक होती है कृति और एक होती है रचना। ठीक है, कृति होती है जब कोई लेखक, जब कोई एक आर्टिस्ट अपना सब कुछ उड़ेल के, अपनी आंतरिक व्यवस्था के साथ में अपने आप को शांत करने के लिए कुछ बनाता है अपने लिए, तब उसे कहते हैं कृति। देखो, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी लेखक ना कभी किसी के लिए बनाता नहीं है, कुछ लिख नहीं रहा होता है। वो सिर्फ अपने लिए, अपने अंदर की अशांति को, आंतरिक व्यवस्था को शांत करने के लिए ही बना रहा होता है, अपना आर्ट बना रहा होता है। अगर वो लेखक है तो वो लिख रहा होता है। तो यहां पर जो हमारे लेखक हैं वो कह रहे हैं कि जब वो लेखक ऐसा करता है तो वो कृतिकार कहलाता है। और देखो, जब कोई आर्टिस्ट अपने अंदर की जो व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए कुछ आर्ट बना रहा है, इस केस में हमारे पास लेखक है, तो जब वो लेखक अपने आंतरिक व्यवस्था के लिए, उसको सही करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, शांत करने के लिए जब कुछ लिखता है ना, तो उसे वो कृतिकार कहते हैं। ठीक है, उस आदमी को वो कृतिकार कहते हैं। वो कहते हैं कि जो लेखक है वो कृतिकार नहीं होता,
हर लेखक कृतिकार नहीं होता, कुछ लेखक ऐसे ही लिख देते हैं ऊपर ऊपर तरीके से, किसी के लिए लिख देते हैं, किसी को खुश करने के लिए लिख देते हैं। पर जो कृतिकार होता है, जो कृतिकार होता है वो अपनी आंतरिक विवशता को दूर करने के लिए लिखता है। और कृतिकार की हर कृति, कृतिकार की हर रचना भी कृति नहीं होती। देखो, एक मैंने तुम्हें दो शब्द बताए, कृति और रचना। तो जब अपनी आंतरिक व्यवस्था को दूर करने के लिए जब कोई लिख रहा होता है तो उसे कृति कहते हैं, और जब कोई लेखक कुछ लिखता है, कुछ भी लिख दिया, तो उसे रचना कही जाती है। तो लेखक कहते हैं कि जब लिखने के लिए कुछ लिख दिया, या फिर किसी को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए लिख दिया, या फिर कोई बाहरी मजबूरी की वजह से लिखा गया, तब वो होती है रचना। और जब आंतरिक विवशता को दूर करने के लिए लेखक ने अपने दिल की बातों को रखा जिससे उसे शांति मिल पाए, वो होती है कृति। तो वो कहते हैं कि हर कृतिकार हमेशा अपनी कृति नहीं लिख रहा होता है, कई बार वो बाहरी मजबूरी के लिए भी लिख रहा होता है। बाहरी मजबूरी जैसे जैसे संपादकों के आग्रह से वो लिखता है, प्रकाशक के तकाजे से लिखता है। किसी ने, प्रकाशक, बुक लिखने वालों ने कह दिया कि बुक कंप्लीट करके देखो, दे दो सर, हमें बुक छापनी है, तब वो लिख देता है। आर्थिक आवश्यकता, कुछ लिख के पैसे कमाने के लिए वो लिख देता है। ये सब हमेशा कृतिकार के सामने पड़ती रहती है, जिसकी वजह से जो कभी कभी वो ऐसे फोर्सफुली लिख रहा होता है, तो उसके लेखन के पीछे उसकी आंतरिक आवश्यकता नहीं, बल्कि ये बाहर की मजबूरी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि कई बार क्या होता है, जो हमारे कृतिकार है, जो हमारे लेखक हैं, वो बाहर की व्यवस्था के वजह से भी लिख रहे होते हैं, और उसके 3 रीजन अपने दिमाग में बैठा लो। अब जब भी कोई लेखक लिख रहा होता है ना, तो उसे पता होता है, कृतिकार को यह पता होता है कि उसकी कौन सी रचना कृति है और कौन सी बस उसने बाहरी रूप से, बाहर की आवश्यकताओं की वजह से लिखी हुई है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा लेखन बाहरी दबाव का है, वो लेखक को पता होता है। और दूसरा ये भी होता है कि जब लेखक थोड़े फेमस हो जाते हैं ना, तो उन पर ये दबाव बढ़ने लग जाता है। जब वो फेमस राइटर बन जाते हैं, उनकी किताबें बिकने लग जाती हैं, तो बाहरी दबाव, संपादक उन्हें कहने लगते हैं कि और लिखिए आप, पैसे और मिलने लग जाते हैं, तो वो और लिखने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ये जब दबाव, बाहरी जो दबाव पड़ता है ना, वो एज सच दबाव है नहीं, वो बस अंदर की आग को जलाए रखता है। जैसे तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें कोई काम करने के लिए पैसे मिल रहा है जिससे तुम्हारा घर चल रहा है, तो वो तुम्हारे अंदर एक आग थोड़ी जलाए रखेगा कि हाँ ठीक है भाई, लिखते रहो, कम से कम घर पे पैसे तो मिल रहे हैं, मतलब एक तरीके से आर्थिक व्यवस्था तो सही है। अब लेखक कहते हैं कि कुछ जो कृतिकार होते हैं ना, वो आलसी होते हैं। जब तक उन्हें बाहरी दबाव ना मिले तो वो फिर लिखना छोड़ देते हैं। मतलब सिर्फ वो ऐसे आलसी जीव होते हैं जो बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। मतलब फिर वो अपने अंदर की जो व्यवस्था थी उसके लिए नहीं, बाहरी पैसों के लिए लिखना शुरू कर देते हैं, और जब तक उन्हें पैसा नहीं मिलता तब तक वो लिखते ही नहीं है। और उसका वो एग्जाम्पल देते हैं, ये ऐसा ही है कि जैसे नींद खुल जाने पर, सुबह नींद खुल जाने पर, अलार्म नहीं बजा है अभी तक, तो भी कुछ लोग ऐसे सोए रह जाते हैं कि अच्छा अभी अलार्म नहीं बजा, अभी समय नहीं हुआ, और लेटे रह जाते हैं, बिस्तर पर पड़े रह जाते हैं और घड़ी की राह तकते रहते हैं। तो ये हुए आलसी लोग। लेखक कहते हैं कि मैं वैसा नहीं हूं, मतलब मैं सुबह उठ जाता हूं। अगर वो इसी एग्जाम्पल से फिर समझाते हैं कि सुबह नींद खुलने पर उठ जाता हूं, और अगर अलार्म भी बज जाए, अलार्म बज जाए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि अगर मैं लिख रहा हूं अपने लिए, मैं रोज लिखता हूं, मैं कभी पैसे के लिए नहीं लिख रहा होता हूं, मैं लिखता हूं अपने लिए, पर हां अगर कुछ पैसे मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमारे लेखक यही समझा रहे हैं। अब भीतरी आवश्यकता होती क्या है और ये क्यों होती है, जो अभी मैं तुमको बता रहा हूं ना, इतनी देर से लेखक लिख रहे हैं कि हाँ भीतरी आवश्यकता ही होती है किसी लेखक को लेखक बनाने का कारण। कृतिकार वही होता है जो भीतरी आवश्यकता से लिखे। तो ये भीतरी आवश्यकता आती कैसे, इसको समझाने के लिए लेखक ने एक एग्जाम्पल दिया है हमें। वो है हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए थे उसका। लेखक लिखते हैं कि पहले के टाइम पर जब ये बम गिराया गया तो उन्होंने अखबार में ये पढ़ा, और वो साइंस के स्टूडेंट है, ठीक है, उन्हें पता है कि कैसे अणु, अणु मतलब होता है एटम, एटम कैसे, जो अणु होते हैं उनमें हम कैसे रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हम कैसे पढ़ते हैं,
कि हाँ एटम के अंदर क्या क्या पार्टिकल होते हैं, और रेडियो एक्टिव जो हमारे पास में मटेरियल्स हैं उनका कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे हम लोग अणु का भेदन, कैसे अणु का भेदन संभव हुआ। अणु का भेदन मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन की जो नंबर्स है उसको इधर उधर कर दो, ठीक है। तो जब एटम बॉम्ब बनाए जाते हैं तो ऐसे ही किया जाता है, उसके जो एटम्स है ना उसके अंदर छेड़छाड़ करी जाती है। तो लेखक को ये सब पता है, लेखक को ये सब पता है, और इसी प्रकार से उसे पता था कि क्या क्या प्रभाव मचा होगा जापान में जब इतने बड़े बम को गिराया गया। पर लेखक लिखते हैं कि मैंने इस पर कुछ लेख वगैरह तो लिखे, लेकिन मन से कभी कुछ नहीं लिखा। वही बाहरी ताकतों की वजह से लिखने के लिए लिख दिया, पर कभी फील करके कुछ नहीं लिखा। फिर लेखक कहता है मैं एक बार जापान जाने का अवसर मुझे एक बार प्राप्त हुआ, और वो हिरोशिमा भी गए। हिरोशिमा में वो अस्पताल भी गए जहां पर ऐसे मरीज थे जो अणु बम, एटम बम से जो प्रभावित थे, जिनके ऊपर उसकी त्रासदी मची हुई थी, जिनके हाथ पैर छिले हुए थे, जल गए थे, झुलसे हुए लोगों से भी वो मिलते हैं, उनको देखते हैं, बट उन्हें अनुभूति नहीं होती। अनुभूति यहां पर एक इंपॉर्टेंट शब्द है। अनुभूति, ये शब्द अगर समझ गए ये चैप्टर समझ जाओगे। एक वर्ड होती है अनुभूति, एक होता है अनुभव, ठीक है, बस ये समझ लो। अनुभव और अनुभूति। अनुभव तब होता है जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज को देखता है और समझता है, ठीक है। और अनुभूति तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी चीज को देखता है और अंदर तक अफेक्ट हो जाता है। तुम्हें मान लो तुम चल रहे थे, तुम्हारा पैर फिसला, तुम गिर गए, तो तुम्हें गिरने का अनुभव हुआ, थोड़ा बहुत दर्द हुआ। पर जब कोई लेखक लिख रहा होता है ना, तो अनुभूति होना होता है कि उसे वो चीज अंदर तक फील हो गई, भले ही वो गिरा नहीं, पर उसे दर्द वो अंदर तक फील हो गया कि हाँ जब कोई इंसान गिरता है तो कितना दर्द होता है। जैसे तुम अभी लेटेस्ट में स्काई फोर्स नाम की मूवी देखते हो, या फिर मान लो सीतारमम जैसी क्लासिक कोई मूवी देखते हो, उसमें देखते हो ना कि जब भी किसी कैरेक्टर्स के साथ बुरा होता है तो वो बुरा असली में तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ, वो बिछड़ने का दर्द तुम तो नहीं झेल रहे हो, तुमने वो अनुभव नहीं किया, बट तुम्हें उसकी अनुभूति हुई। अरे तो कट गया, अनुभूति हुई, समझ रहे हो। तो यहां पर अनुभूति होता है कि मतलब भाई मुझे वो चीज मेरे साथ हुई नहीं, बट उस चीज को अंदर तक फील कर पाना, यही है अनुभूति। समझ में आया। ये अनुभव से भी ज्यादा लेवल पर होती है, ज्यादा लेवल पर फील होती है। सीतारमम देखकर तुम रो देते हो, ये तुम्हारी अनुभूति तुम्हें रुलाती है कि तुम्हें वो स्टोरी से तुम इतने अंदर तक आ गए कि तुमने अपने आप को वो कैरेक्टर ही मान लिया। समझ रहे हो। तो इसे कहते हैं अनुभूति होना। तो लेखक कहते हैं कि हिरोशिमा के बारे में उन्होंने पढ़ा था और लिखा भी था, बट कभी भी इस लेवल का उन्हें फील नहीं आया कि वो कुछ लिखें। और जापान में भी वो गए, वो लोगों से मिले, बट उस लेवल का उन्हें अनुभूति नहीं हुआ। अनुभूति समझा ना, अंदर तक उनको नहीं लगा कि भाई कुछ लिखने की जरूरत है मुझे, वो अशांति उनके अंदर नहीं पैदा हुई। फिर वो एक बार जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर देखा, जिस पत्थर पर एक काली सी परछाई बनी हुई थी और उसके आसपास का पत्थर पूरा जल गया था। तब लेखक कहते हैं कि ये देखकर उन्हें ऐसा लगा कि मानो किसी ने उन्हें थप्पड़ सा मार दिया है। ये देखकर उन्हें इतनी अंदर तक अनुभूति हुई, इतने अंदर तक उन्हें फीलिंग आई कि भाई कैसे कोई एक व्यक्ति खड़ा होगा, नॉर्मल जीवन जी रहा होगा, और कैसे एक बम आया और वो इसी पत्थर पर बस अब उसके निशान है, उसकी बॉडी तक नहीं बची, सब झुलस गया है। ये देखकर उन्हें जो फील हुआ, इस प्रकार की जो जो ट्रेजेडी थी जो हुई, उससे जो उन्हें अनुभूति हुई, जो फीलिंग हुई, वो उसके उनके अंदर वो आवश्यकता बनती है जिस वजह से एक कृतिकार लिख रहा होता है। ये देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि मानो किसी ने उन्हें थप्पड़ सा मार दिया है, और फिर उन्होंने उस समय तो उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, पर भारत आकर वो दोबारा उस चीज के बारे में लिखते हैं। और यहीं पर वो कहते हैं कि उस टाइम पर जो मैंने लिखा वही है मेरे निकट महत्व की बात, कि मतलब मेरे सबसे करीब
जो मेरे लिए सबसे जरूरी है वो बात मैंने लिखी। उन्होंने एक कविता लिखी, तुम्हारे एनसीईआरटी के लास्ट पन्ने पर, इस चैप्टर के लास्ट पन्ने पर तुम्हें वो कविता देखने को मिलेगी। मैं कहूंगा जाकर पढ़ो, अभी वीडियो पॉज करो और जाकर पढ़ो, समझने की कोशिश करना। उन्होंने जो चीज फील करी, उनके अंदर जो अनुभूति हुई, वो उन्होंने लिखा। और इसी चैप्टर में जो हमारे लेखक है वो यही बता रहे थे कि वही इसी आंतरिक विवशता को दूर करने के लिए कोई भी लेखक लिख रहा होता है। मुझे लगता है तुम्हें पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यही है पूरा चैप्टर, ठीक है, कि कैसे वो समझाते हैं कि लेखक क्यों लिखता है। एक होती है आंतरिक विवशता, एक होती है बाहरी विवशता। बाहरी मजबूरी क्या होती है, किसी संपादक ने कह दिया लिखने के लिए, पैसों के वजह से अगर कोई लिख रहा है, और उससे क्या होता है, वो एक तरीके से और दबाव डालता है लेखक के ऊपर लिखने के लिए। और फिर लेखक कहते हैं कि जो असली कृतिकार होता है, जो असली लेखक होता है, असली जो लेख निकलता है वो तब निकलता है जब किसी व्यक्ति को अनुभूति होती है किसी चीज की। आंतरिक विवशता जब आती है तब कोई लेखक लिख रहा होता है। और फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया कि कब उन्हें ऐसा महसूस हुआ और कब उन्होंने कविता लिखने के लिए वो कैसे मजबूर हुए। तो यही था पूरा चैप्टर। होप कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया हो। आओ कुछ प्रीवियस से क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए कि क्या एक रचनाकार और उसकी रचनाएं बाहरी दबाव से भी प्रभावित हो सकती हैं? आपकी दृष्टि में वे कौन से बाहरी दबाव हैं जो रचनाकार की रचना को प्रभावित करते हैं? 2024 में क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड में। तो ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आएगा, वो तीनों तुमने अब तक दिमाग में रखा होगा। ठीक है, पॉज करके पढ़ लो। मैं क्यों लिखता हूं प्रश्न के उत्तर में अज्ञेय ने क्या कहा है, संक्षेप में लिखिए। वही भाई कि मैं क्यों लिखता हूं ये मुझे भी नहीं पता है, आंतरिक व्यवस्था होती है तब लिखता हूं। पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। अब आओ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो क्या होगा इसका उत्तर? लेखक सच्चिदानंद जी। देखो, अज्ञेय जो है वो पेन नेम है और सच्चिदानंद उनका असली नाम है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर एक पेन नेम हो गया। ठीक है, तो जो लेखक का नाम है वो सच्चिदानंद है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब रूटीन भूल जाते हो तुम। चैप्टर का वीडियो देखना है तो क्या करना है, कमेंट में चैप्टर का नाम और उसके साथ साथ में लेखक का नाम। यहां तक वीडियो देख रहे हो तो चैप्टर का नाम लिखना, डैश करके सच्चिदानंद जी लिखना और डैश करके फिर अज्ञेय लिखना। ठीक है, एग्जाम में अगर बस अज्ञेय भी याद हो तो भी चलेगा, अज्ञेय लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। अज्ञेय जी जापान यात्रा के समय हिरोशिमा भी गए थे, जहां पर विश्व युद्ध में अणु बम बरसाए गए थे। लेखक ने वहां के लोगों की त्रासदी को देखा, उसे अनुभव भी हुआ कि लोग रेडियम पदार्थ से किस तरह प्रभावित थे। पर अनुभव पर्याप्त नहीं होता, अनुभूति कहीं गहरी संवेदना होती है जो कल्पना के सहारे सत्य को भोग लेती है। कल्पना से ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ ही हुआ है, इसी को अनुभूति कहते हैं। जब लेखक ने एक दिन हिरोशिमा में एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया को देखा तो लेखक को अनुभूति हुई कि मानो वहां कोई व्यक्ति खड़ा रहा होगा जो रेडियोधर्मी किरणों का शिकार हुआ, जिसने पत्थर तक को झुलसा दिया और उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया। उसी समय उस कल्पना ने लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बना दिया। तो ये इसका प्रॉपर अच्छा आंसर हो जाएगा जो तुम लिख रहे होगे। ठीक है, तो वो लाइफ चेंजिंग जो था वो हुआ था उनके साथ में। यही क्वेश्चन 2013 में भी आया, पॉज करके तुम लिख सकते हो। ठीक है, अब लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। ये मैंने बता रखा है, पॉज करके पढ़ो, आलस मत करियो, पॉज करके पढ़ो इसको। ये भी क्वेश्चन है, इसको भी तुम पॉज करके पढ़ सकते हो, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं? लेखक को आंतरिक विवशता प्रेरित करती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा वो उनको वही प्रेरित करती है जिस वजह से वो लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं? मतलब कि क्या किसी की जो रचना है, रचनाकार का अगर कोई स्रोत है जिससे वो इंस्पायर हुआ है, क्या वो किसी और को भी इंस्पायर कर सकता है? उससे कोई और लोग भी रचना कर सकते हैं? तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा कि जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी और उसके बाद में हम लोग देखते हैं रामायण की कई प्रतियां हमें देखने को मिलती हैं। मैथिली में मिथिला रामायण चलती है, ऐसे करके काफी लोगों ने, लेखकों ने उसी कहानी को आधार बनाकर और कई कहानियां लिखी।
महाभारत का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है जो अभी के समय के लेखकों को लिखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। सारे पेचीदा क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए और सारे आसान वाले क्वेश्चन कर दिए। तो जो क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं वो सब हम लोग इस वीडियो में कर चुके हैं। पूरा चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाकर लेटेस्ट वीडियोस देखो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नीचे क्लास 11th के भी चैनल का लिंक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। 11th में भी अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन तुम्हें मिल रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।